हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। ऑपरेशंस रिसर्च की सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिमुलेशन। तो अभी तक हमने ऑपरेशंस रिसर्च में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, काफ़ी सारे मॉडल्स पढ़े और हमने ये डिस्कस किया कि हम किसी भी हमारी डिसीजन मेकिंग या डिसीजन रिलेटेड प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी मैथमेटिकल मॉडल के फॉर्म में। जैसे कि हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, हमने कहा कोई भी डिसीजन मेकिंग सिचुएशन है, हम उसको मॉडल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और उसको हम ग्राफिकल मेथड या सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ी और उसके अलावा हमने ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम्स पढ़ी, हमने नेटवर्क एनालिसिस पढ़ा जिसमें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, फिर हमने क्यूइंग थ्योरी पढ़ा जिसमें हमने कुछ क्यूइंग मॉडल्स डिस्कस किए। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो डिसीजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको एक मैथमेटिकल मॉडल की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब इन सब मॉडल्स की कुछ ना कुछ एजम्पशंस होती हैं, हम कुछ चीज़ों को कांस्टेंट मान के चलते हैं, कुछ चीज़ों को एज्यूम करके चलते हैं और फिर हम अपना एक ऑप्टिमल डिसीजन देखते हैं, राइट। लेकिन अब कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, जो इन एजम्पशंस को हो सकता है मीट ना करती हों। तो उस केस में हमारे जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं ये सारे, ये हमें इतना हेल्प नहीं कर पाते। तो जहाँ पर हमारा रियल लाइफ सिचुएशन में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और हम जहाँ पर ये मॉडल्स हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो जहाँ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है वहाँ हमें कौन हेल्प करता है? सिमुलेशन, राइट। अब सिमुलेशन जो है बेसिकली इसका क्या मतलब है, अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलें तो सिमुलेशन का मतलब है कॉपी करना और वी कैन से टू इमिटेट। ठीक है। तो हम सिमुलेशन में बेसिकली क्या करते हैं कि हम एक रियल लाइफ सिचुएशन का एक मॉडल टाइप बनाते हैं, छोटा स्केल्ड डाउन वर्जन बनाते हैं और उसको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में उसके बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर जैसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सपोज हमें एरोप्लेन बनाना है या शिप बनानी है, तो ऐसा नहीं है ना कि हमने बस एरोप्लेन बनाया और हवा में छोड़ दिया उड़ने के लिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें उसका बिहेवियर को स्टडी करना है कि जब वो हवा में उड़ेगा वो कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर झेल सकता है, अगर बहुत तेज हवा चलती है या तूफान आ जाता है तो तब वो कैसे उड़ पाएगा, नहीं उड़ पाएगा, कितने प्रेशर को वो झेल सकता है। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि क्योंकि इन चीजों में बहुत बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व, तो ऐसा नहीं है कि हम एकदम से बिल्कुल फाइनल प्रोजेक्ट बनाकर तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो सिमुलेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, एक छोटा मॉडल टाइप हम बनाते हैं, उसमें हम रियल लाइफ सिचुएशन को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए दैट इज व्हाई सिमुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि सिमुलेशन क्या हुआ, टू सिमुलेट इज टू imitate. In general terms, simulation involves developing a model of some real phenomenon and then performing experiments on the model evolved. In simulation, a given system is copied and the variables and constants associated with are manipulated in that artificial environment to examine the behavior of the system. यही सारी बातें जो हमने अभी कही। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिखी है हमने, टू इलास्ट्रेट फॉर एरोडायनेमिक टेस्टिंग scaled down models of aeroplanes are built and placed in the wind tunnels, and using a wind tunnel air is blown to examine the aerodynamic properties of the model. ठीक है। अब सिमुलेशन के लिए जो सिमुलेशन प्रोसेस होता है, इन्हीं चीजों से इन सारी बातों से हम समझ सकते हैं कि देर आर जो सिमुलेशन प्रोसेस है उसके जनरली 4 फेजेस होते हैं। तो वो क्या 4 फेजेस है हमने यहाँ मेंशन किए हैं, आइए देखते हैं। तो फेजेस ऑफ सिमुलेशन प्रोसेस, पहला है डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने उसको क्लियरली डिफाइन करना है और अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करने हैं। उसके बाद अकॉर्डिंगली हम अप्रोप्रिएट मॉडल बनाते हैं, फिर हम उसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और लास्ट में जो उसके रिजल्ट्स आते हैं हम उसको इवेलुएट करते हैं। ठीक है। अब सिमुलेशन जो है कई टाइप्स की होती है, एनालॉग सिमुलेशन होती है और कंप्यूटर सिमुलेशन होती है। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे कंप्यूटर सिमुलेशन की, और मेनली हम उसको क्या बोलते हैं, मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन। ठीक है। मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन। तो एकेडमिक
पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो दिस टाइप ऑफ सिमुलेशन इज जनरली यूज्ड और हम इसी को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि मोंटे कार्लो सिमुलेशन में क्या स्टेप्स होते हैं या क्या रिक्वायरमेंट होती है और फिर हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो मोंटे कार्लो सिमुलेशन, इसे हम कंप्यूटर सिमुलेशन भी बोलते हैं। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ न्यूमेरिकल टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स मॉडलिंग अ स्टोकेस्टिक सिस्टम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिडिक्टिंग द सिस्टम्स बिहेवियर। ठीक है, स्टोकेस्टिक सिस्टम होता है जिसमें वेरिएशंस होती रहती हैं। ठीक है, नाउ हेयर अ गिवन प्रॉब्लम, जब हमें मोंटे कार्लो सिमुलेशन की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम वो कैसे सॉल्व करते हैं? इट इज सॉल्व बाय सिमुलेटिंग द ओरिजिनल डेटा विद रैंडम नंबर जनरेटर्स। ठीक है, जो रैंडम नंबर्स होते हैं वो हमारी वेरिएबिलिटी को थोड़ा सा समझ पाते हैं, तो इसलिए हम रैंडम नंबर जनरेटर्स की हेल्प लेते हैं। अब रैंडम नंबर जनरेटर्स जो होते हैं कंप्यूटर से भी हमें मिल जाते हैं और इसके लिए पब्लिश्ड रैंडम नंबर टेबल्स भी हैं। ठीक है, तो अब टेबल से हम कोई भी नंबर्स उठा के, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स उठा के हम सिमुलेशन कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, अब एग्जाम में अगर हमें टेबल दे दिया जाए और हर स्टूडेंट एक अलग सीक्वेंस उठाएगा तो ऑब्वियसली सबका आंसर अलग अलग आएगा। तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए यूजुअली एग्जाम में क्या होता है, रैंडम नंबर्स गिवन होते हैं ताकि सबका एक जैसा आंसर आए, कंपेरेबल आंसर्स आए। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि अगर हर एक रैंडम नंबर की सीक्वेंस से अलग आंसर आता है तो फिर ये करने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो यूजुअली बहुत सारे ट्रायल रन्स किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें एक ही रिजल्ट से हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो सारी अनसर्टेनिटीज और वेरिएबिलिटीज को काउंट फॉर करने के लिए बहुत सारे रन्स किए जाते हैं डिफरेंट सीक्वेंसेस से, और फिर उन सब के रन से एक एवरेज जो होता है, हमें एक एवरेज वैल्यू मिलती है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वहां तक नहीं जाना है, बहुत सारे ट्रायल रन्स नहीं करने हैं। हम सिंपल अपने आप को कहाँ तक लिमिट करते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर आंसर मिल जाए। तो इसीलिए हमें एग्जाम में रैंडम नंबर्स गिवन होते हैं, उन्हीं नंबर्स को यूज करके हमें अपना आंसर निकालना होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए, नाउ मोंटे कार्लो सिमुलेशन, इट्स यूज रिक्वायर्स टू थिंग्स, दो चीजें हमें चाहिए। पहला, एक तो हमें चाहिए मॉडल जो रिप्रेजेंट करेगा हमारा सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन को, और यहाँ पर हम उस मॉडल को क्या बोलते हैं, जो हमें मॉडल चाहिए होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं किसी प्रोडक्ट की डिमांड है तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेकर चलते हैं डिमांड की, वो हमारा मॉडल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, और फिर उसी मॉडल को हमें सिमुलेट करना है। और दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, सिमुलेट करने का एक मैकेनिज्म। और मोंटे कार्लो सिमुलेशन में हम कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं, हमें हेल्प करता है रैंडम नंबर जनरेटर। ठीक है, यहाँ पर अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उस एग्जांपल की हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि हमें मोंटे कार्लो सिमुलेशन कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसमें क्या स्टेप्स रहते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम एग्जांपल। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल। Suppose that a bakery keeps a record of sale of the number of cakes of a certain type. Information relating to 200 days sale is given below. 200 दिन की सेल का रिकॉर्ड हमारे पास है। ठीक है, अब वो कैसे है, ये दो रोज आप देखिए, एक में गिवन है डिमांड फॉर द नंबर ऑफ केक्स और दूसरे में है नंबर ऑफ डेज। अब ये जो वैल्यूज लिखी हैं इसका मतलब क्या है, अगर हम पहले की बात करें, ये 5 और 4, इसका मतलब ये है कि ये जो 200 दिन का हमारे पास रिकॉर्ड है उससे हमें क्या पता चलता है कि 5 केक्स की डिमांड आती है इन 4 डेज। ठीक है, पर डे की हमें यहाँ गिवन नहीं है। फिर 6 केक्स की डिमांड आती है 10 दिन में। 7 केक्स की डिमांड आती है 16 डेज में। अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 4 डेज, फर्स्ट 10 डेज, जरूरी नहीं है वैसा हो। इन जनरल गिवन है कि 8 केक्स की डिमांड आती है 50 डेज में, 9 केक्स की डिमांड आती है 62 डेज में, 10 केक्स की डिमांड आती है 38 डेज में, 11 केक्स की डिमांड आती है 12 डेज में, और 12 केक्स की डिमांड आती है 8 डेज में। तो अब हमने क्या कहा था, चलिए पहले हम क्वेश्चन ही पूरा देख लेते हैं। आगे है, सिमुलेट द डिमांड फॉर अ 10-day पीरियड। हमें 10 दिन की डिमांड सिमुलेट करनी है। ठीक है, कि पर डे कितनी डिमांड आती है हम सिमुलेट करेंगे, और उसके लिए हमें रैंडम नंबर्स कौन से यूज करने हैं, ये गिवन है।
ठीक है। अब हमने क्या कहा, जब मोंटे कार्लो सिमुलेशन हमें यूज करना है, सबसे पहले हमारे पास एक मॉडल होना चाहिए जो रियल लाइफ सिचुएशन को प्रेजेंट करे, और वो होना चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन नहीं है, हमें गिवन है डिमांड और नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज को हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी से हमें कन्वर्ट करना है इसको प्रोबेबिलिटीज में, तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को प्रोपोर्शंस में कन्वर्ट करते हैं जिससे हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। वो कैसे मिलती है, हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी का टोटल लेते हैं, इन सबको जब आप ऐड करेंगे आपको ये टोटल मिलेगा 200। 200 डेज का डेटा है ना ये, ठीक है। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, ये 4 है ना, इसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, वैसे ही 10 बाय टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे एंड सो ऑन। तो इससे क्या होगा, अगर हम पहला वाला देखें तो 4/200 ये किसके बराबर आता है, 0.02 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2%, 0.02 का मतलब है 2% चांस, ठीक है। सो 2% चांस दैट 5 cakes would be demanded on a day, ठीक है। 5% सॉरी 2% चांसेस हैं कि एक दिन में 5 cakes will be demanded, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, सारी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, उससे हमें एक मॉडल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए टेबल बनाया है, ये सारी चीजें हमें रिक्वायर्ड है। पहले कॉलम में हमने लिखा है डिमांड, दूसरे में लिखा है नंबर ऑफ डेज, फिर अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कहा, ये नंबर ऑफ डेज है हमारे फ्रीक्वेंसी, हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और ये आता है हमारा 200 के बराबर। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, राइट। तो हम लिखेंगे 4/200, 10/200, 16/200, then 50/200, 62/200, 38/200, 12/200, 8/200, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेशंस कर लेनी है, राइट। चलिए अब फटाफट से आप ये सारी कैलकुलेशंस कर लीजिए, हम यहाँ वैल्यूज मेंशन कर देंगे, आप उन वैल्यूज से मैच कर सकते हैं अपनी वैल्यूज, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा, सबसे पहले 4/200 is equal to 0.02, then we have 10/200 is 0.05, then we have 0.08, 0.25, 0.31, 0.91, 0.06, 0.04, ठीक है। अब आपने एक चीज ये भी देख लेनी है, जब ये कैलकुलेशंस करोगे इन सब का सम लास्ट में 1.00 आना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1, ठीक है। तो अगर ये आपका टोटल करके 1 नहीं आता है, इसका मतलब आपने कहीं पर कहीं कैलकुलेशंस में गड़बड़ की है, तो आपने अपना आंसर चेक कर लेना है फिर से, राइट। चलिए अब इसके बाद प्रोबेबिलिटीज के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, हम कैलकुलेट करते हैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज। तो क्यूमुलेटिव क्या होता है, हर स्टेप पे हमें प्रोबेबिलिटी ऐड करते जाना है। तो पहला तो सेम रहता है 0.02, नेक्स्ट स्टेप में 0.02 में 0.05 ऐड हो जाता है, तो ये मिल जाएगा हमें 0.07, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये ऐड हो जाएगा इस तरीके से, तो 0.07 प्लस 0.08 इज 0.15। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.40, फिर इसमें 0.31 ऐड करेंगे 0.71, देन इसमें 0.91, सॉरी दिस इज 0.19, ये आप वैल्यू चेक कर लीजिए, दिस इज 0.19। तो 0.71 में 0.19 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.90, फिर 0.96 और लास्ट में दिस इज 1.00, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज में एंड में भी 1 आ जाता है, राइट। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें रेंज लिखनी होती है, या हम उसे कहते हैं रैंडम नंबर इंटरवल,
ठीक है। अब रैंडम नंबर इंटरवल कैसे लिखना है, हमें एक रेंज लिखनी होती है कि ये वैल्यू कहाँ पर फॉल करेगी, राइट। अब पहला है 2% है ना, तो मतलब हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हम मान के चलेंगे। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 0 से 1 तक, राइट। अब हम यहाँ क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस में है ना सारी प्रोबेबिलिटीज, तो हम जो रैंडम नंबर इंटरवल बनाएंगे वो 2 डिजिट्स का बनाएंगे, और 2 डिजिट्स में हमारे पास टोटल नंबर कितने होते हैं, 100 है ना। तो अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 99 तक जाएंगे तो हमें 100 नंबर्स मिल जाएंगे, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमें 1 से स्टार्ट नहीं करना है, हमें 0 से स्टार्ट करना है। इसी तरीके से अगर हमारी प्रोबेबिलिटीज 3 डिजिट्स में आ रही होती तो हमारे पास 1000 नंबर्स हमें चाहिए होते हैं, तो हम 000 से कहां तक जाते, 999 तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 2 डेसिमल प्लेसेस तक हैं, तो हमने 2 डिजिट्स वाले लेने हैं, हम 99 तक जाएंगे 00 से। अब 2% है ना ये एक तरह से, तो मतलब ये 2 वैल्यूज मान के चलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर उसके बाद है 0.07, तो ये कैसे आएगा, 7 से एक नंबर कम, हम यहाँ लिखेंगे 6 तक, और शुरू कहाँ से होगा, यहाँ 1 के बाद आ गया 2, ठीक है। तो 02 से 06 तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट में है 15, तो यहाँ हमने लिखना है एक नंबर कम, है ना, जैसे 14, और ये शुरू कहाँ से होगा, 6 के बाद 7, ठीक है। अब 14 के बाद हम लिखेंगे 15, और ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ 40 है तो एक नंबर कम। फिर 39 पे खत्म हुआ, 40 से शुरू होगा, 40 से लेकर कहाँ तक जाएगा, यहाँ 71 है तो यहाँ आ जाएगा 70, ठीक है। फिर 71 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, यहाँ 90 है तो एक नंबर कम। ये एक नंबर कम इस वजह से हो रहा है कि हमने 01 से स्टार्ट नहीं किया है, 00 से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फिर 89 पे खत्म हुआ, 90 से लेकर यहाँ 96 है तो हम लिखेंगे 95, और उसके बाद 96 से लेकर ये एक तरह से 100 मान के चलो अगर, तो ये आएगा 99 तक, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमें एक मॉडल चाहिए था। मॉडल होना चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो आपने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी है और रैंडम नंबर इंटरवल या रेंज निकाल लेनी है, ठीक है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में गिवन है तो पहले उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे, फिर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, और फिर रैंडम नंबर इंटरवल्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब जो हमने इंफॉर्मेशन अभी सारी जो कैलकुलेशंस की हैं वो हमने ये टेबल यहाँ लिख लिया है, सिर्फ हमने एक कॉलम हटा दिया है ताकि थोड़ा हमारी स्पेस बच सके, और उसकी अभी हमें फिलहाल जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। तो हमने ये टेबल लिख लिया। अब जो हमें फाइनल आंसर चाहिए, जो हमने सिमुलेट करना है, वो हम इस सेकंड वाले टेबल में सिमुलेट करेंगे, ठीक है। अब सिमुलेट करना है, आपको क्या कहा गया है, 10 डेज डिमांड, तो हमने यहाँ लिख लिया डे 1 से लेकर डे 10 तक, 10 दिन की डिमांड सिमुलेट करनी है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, हमने डेज लिख लिए, साथ में हमने लिख लिए रैंडम नंबर्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे, 61, 74, 24, सेम सीक्वेंस में लिखना है जिस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो 61, 74, 24, 3, 59, 16, 84, 92, 52 एंड 7, ये सारी वैल्यूज लिख ली। अब हम सिमुलेट कैसे करेंगे, हमने क्या कहा था, हमने सिमुलेट करना है ओरिजिनल डेटा को विद रैंडम नंबर्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब रैंडम नंबर आपने देखते जाना है। रैंडम नंबर 61, अब 61 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आता है, 61 फॉल करता है कहाँ पर, 40 टू 70 की रेंज में, है ना। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी डिमांड कितनी है, 9, तो हम यहाँ लिख देंगे 9, ठीक है। उसके बाद सेकंड है रैंडम नंबर है 74, 74 कहाँ फॉल करता है, 71 टू 89 के बीच में, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी डिमांड है, 10, तो हम यहाँ लिख देंगे 10, राइट। नेक्स्ट है 24, 24 कहाँ फॉल करता है, 15 से 39 के बीच में, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी डिमांड है, 8, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 3, 3 कहाँ फॉल करेगा, 2 टू 6 के बीच में, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है 6। नेक्स्ट इज 59, 59 फॉल करेगा हमारा अगेन 40 और 70 के बीच में, और इसकी डिमांड है 9। उसके बाद है 16, 16 फॉल करता है 15 से 39 के बीच में, अगेन 8।
फिर 84 है, 84 फॉल किस रेंज में करता है? 71 टू 89, और इसकी कितनी है डिमांड? 10। उसके बाद है 92, 92 आता है 92 95 में, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है 11, तो हम यहाँ लिख देंगे 11। फिर उसके बाद है 52, 52 कहाँ फॉल करेगा? 40 टू 70 के बीच में, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है 9। लास्ट में आ गया 7, 7 फॉल करेगा 7 टू 14, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है 7। तो इस तरीके से हमने सिमुलेट कर दी हमारी डिमांड। ठीक है, तो क्या वैल्यूज हैं? 9 10 8 6 9 8 10 11 9 एंड 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिमुलेट करेंगे हमारी जो डिमांड है फॉर 10 डेज पीरियड। आई होप ऑल द स्टेप्स आर क्लियर। बहुत सिंपल है, सिर्फ शुरू में जब हम थोड़ा सा थियरी पार्ट पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन होता है कि क्या करेंगे। बहुत ही सिंपल है, हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रैंडम नंबर इंटरवल लिखना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन में हमें रैंडम नंबर्स गिवन होंगे उसके हिसाब से हमने देखते जाना है कि वो नंबर किस इंटरवल में फॉल करता है और उस इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी डिमांड है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। वेरी सिंपल एंड एग्जाम्पल इज ऑल्सो वेरी सिंपल। ठीक है, तो अब हम इस प्रोसेस को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं, ताकि अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, सो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। बहुत ही केयरफुली देखें, इसमें हर एक इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी इंफॉर्मेशन यूज होने वाली है, तो इसीलिए हर पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए। Dr. Strong is a dentist who schedules all her patients for 30 minutes appointments. ठीक है, some of the patients take more or less than 30 minutes depending on the type of dental work to be done. The following summary shows the various categories of work, their probabilities, and the time actually needed to complete the work. Right? अब आपको ये table given है, category of work to be done like filling, crowning, cleaning, extraction and checkup. ठीक है, ये different types of dental works है। फिलिंग के लिए 45 मिनट्स लगते हैं, क्राउनिंग के लिए 60 मिनट्स, क्लीनिंग के लिए 15 मिनट्स, एक्सट्रैक्शन के लिए 45 मिनट्स एंड चेकअप के लिए 15 मिनट्स। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटेगरी है, मतलब प्रोबेबिलिटी कि फिलिंग के लिए कोई पेशेंट आएगा दैट इज 0.40, दैट इज 40% चांस। क्राउनिंग के लिए 15% है तो प्रोबेबिलिटी इज गिवन 0.15, क्लीनिंग के लिए 0.15, एक्सट्रैक्शन के लिए 0.10 एंड चेकअप के लिए 0.20। राइट, प्रोबेबिलिटीज आर गिवन, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है। राइट, उसके बाद है सिमुलेट द डेंटिस्ट क्लिनिक फॉर 4 hours and determine average waiting time for the patients as well as idleness of the doctor. Assume that all the patients show up at the clinic at exactly their scheduled arrival time starting at 8 a.m. Use the following random numbers. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यह है कि जो पेशेंट्स की शेड्यूलिंग है अपॉइंटमेंट्स की, वो क्या है? 30 मिनट्स के गैप पर। राइट, मतलब जो अपॉइंटमेंट मिली है पेशेंट्स को, जैसे फर्स्ट पेशेंट को अगर 7 बजे की अपॉइंटमेंट मिली है तो दूसरे पेशेंट को 7:30 बजे, तीसरे पेशेंट को 8 बजे। ठीक है, अब हमने यहाँ एज्यूम करके चलना है कि सब अपने अपने टाइम पर एग्जैक्टली जिस टाइम की अपॉइंटमेंट है उसी टाइम पर पहुंच रहे हैं। दिस इज द एजम्पशन। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट तो 30-30 मिनट की है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि जो पेशेंट आया है उसको 30 ही मिनट लगेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है उसे क्या काम करवाना है। अगर फिलिंग करवानी है तो उसे 45 मिनट्स लगेंगे। इसका मतलब जो अगला पेशेंट बैठा हुआ है वो तो आधे घंटे बाद ही आ गया था, तो मतलब उसे 15 मिनट वेट करना पड़ा। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें ये मिलेगा वेटिंग टाइम फॉर द पेशेंट्स। ठीक है, और अगर सपोज 15 मिनट वाला पेशेंट आया है क्लीनिंग वाला, तो वो 15 मिनट में फ्री हो गया, तो बाकी के 15 मिनट डॉक्टर को फ्री बैठना पड़ेगा, तो उससे हमें क्या मिलेगा? आइडलनेस ऑफ द डॉक्टर। ठीक है, लेकिन वो हमें हर आधे आधे घंटे के बाद का नहीं बताना है, हमें टोटल बताना है, और हमें सिमुलेट करना है 4 घंटे के लिए। ठीक है, अब कौन से 4 घंटे, वो हमें कहाँ से पता चलेगा? यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है कि 8 बजे हमारी क्लिनिक स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ना, शेड्यूल्ड एट एग्जैक्टली द शेड्यूल्ड अराइवल टाइम स्टार्टिंग एट 8 a.m. है ना, तो सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पेशेंट आएगा सुबह 8 बजे, दूसरे पेशेंट को अपॉइंटमेंट मिली आधे घंटे बाद की, मतलब 8:30 a.m. फिर 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे,
11 बजे और 11:30 बजे। कहाँ तक जाना है हमें ये भी देखना है, 4 घंटे का है ना, तो 8 से लेकर कितने बजे तक हमारा ये डेटा कहाँ तक आएगा, 11:30 बजे तक के बाद की अपॉइंटमेंट नहीं है, क्योंकि 8 बजे अगर स्टार्ट हुआ है तो 8 से 9 1 घंटा, 10 2 घंटे, 11 3 घंटे। अब 12 बजे हम नहीं बुलाएंगे, क्योंकि जो 11:30 बजे आया है उसने 12 बजे पहुंचना है, तो उसको हमने अब आगे हमें सिमुलेशन नहीं करनी है, हमें 11:30 तक की ही करेंगे। ठीक है, 12 बजे वाली नहीं करेंगे, क्योंकि 12 बजे जो आएगा फिर उसको हमें उस पे क्या काम हुआ वो चीज हमें सिमुलेट नहीं करनी है। ठीक है, तो हम 11:30 बजे तक का लेकर चलेंगे, जो 11:30 आया है उसको सर्विस कितनी देर मिलनी है। ठीक है, ये चीज हमने एक नोट की। उसके अलावा हमें क्या चीज करनी है, हमें क्वेश्चन में सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है उधर से हम सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और रैंडम नंबर इंटरवल, पहले हम ये काम करते हैं, फिर उसके आगे हमें किन किन चीजों की जरूरत है हम वो बाद में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं टेबल क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और रैंडम नंबर के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने टेबल बना रखा हुआ है, तो कैटेगरीज गिवन है, टाइम रिक्वायर्ड गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, सिंपली पहले का सेम रहता है फिर उसके बाद ऐड होता जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनता जाएगा, 0.40, उसके बाद हम इसमें 0.15 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.55, फिर 15 ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा 0.70, फिर 10 ऐड करेंगे तो 0.80, 20 ऐड करेंगे हो गया 1। ठीक है, आ गया, लास्ट में 1 ही आना चाहिए। उसके बाद हम लिखते हैं रैंडम नंबर इंटरवल, तो क्योंकि टू डेसिमल प्लेसेस तक है तो हम कितने लेंगे, 99 तक हमारे रैंडम इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम 00। तो पहले में आएगा 00 से लेकर यहाँ 40 है तो एक कम 39, फिर 40 से शुरू करेंगे, 55 है यहाँ तो हम लिखेंगे 54, फिर 55 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 70 है तो हम लिखेंगे 69, फिर 69 के बाद 70 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, यहाँ 80 है तो हम लेंगे 79 तक, फिर 80 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे 99 तक। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमें इसको सिमुलेट करना है हमारे रैंडम नंबर्स के साथ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक पूरी सिमुलेशन की वर्कशीट बनाएंगे। अब उसमें हमें क्या क्या कॉलम्स चाहिए, हमें एक तो हम लिखेंगे पेशेंट्स हमारे। ठीक है, पेशेंट्स कितने आने हैं हमारे, 8 से 11:30 तक अभी हमने कहा था ना, तो वो कितने बनते हैं, 1 से लेकर 8 पेशेंट्स हमारे बनेंगे। ठीक है, हम वो लिख लेंगे। पेशेंट्स के बाद हम लिख लेंगे अराइवल टाइम, क्योंकि हमें पता है पेशेंट से कब आना शुरू करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर उनका अराइवल टाइम। अराइवल टाइम हमारा कैसे शुरू हो जाएगा, 8 बजे शुरू हो जाएगा और अपॉइंटमेंट 30-30 मिनट्स के इंटरवल पे है ना, तो 8 8:30, देन 9 9:30 एंड सो ऑन, वो लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लिख लेंगे हमारे रैंडम नंबर्स। ठीक है, अब रैंडम नंबर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, रैंडम नंबर्स लिख लेंगे वो सारे जो भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, लाइक 40 82 जो भी गिवन है। ठीक है, अब रैंडम नंबर्स की हमें जरूरत क्यों है, क्योंकि अब ये जो हमें कैटेगरीज गिवन है ना, ये कैटेगरीज गिवन है कि ये 1 2 3 4 5 तरह के काम डेंटल वर्क करने हैं, राइट। इनमें से अब कौन सा पेशेंट आ रहा है तो वो क्या करवाएगा ये हमें कुछ नहीं पता ना, तो उसके लिए हमें रैंडम नंबर्स चाहिए। क्योंकि जो हमारा रैंडम नंबर है, जैसे सपोज पहला है 40 है ना, तो 40 कहाँ फॉल करता है, 40 to 54 में। इसका मतलब जो पहला पेशेंट आएगा वो क्या करवाएगा, क्राउनिंग करवाएगा। ठीक है, हम ये एज्यूम करके चलेंगे, हम सिमुलेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इससे हमें पता चलेगा क्राउनिंग करवा रहा है तो उसे कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट्स, है ना। तो इसका मतलब हमें रैंडम नंबर्स की हेल्प से क्या चीज पता चलेगी, सर्विस टाइम नीडेड, है ना, कि उसे क्या काम करवाना है तो अकॉर्डिंगली कितना टाइम लगेगा। क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन में कहा गया है डॉक्टर की आइडलनेस और पेशेंट्स का वेटिंग टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए टाइम चाहिए। टाइम कहाँ से पता चलेगा, कौन सी कैटेगरी का काम होना है, और वो कैटेगरी कौन सी करवानी है वो हमें मिलेगी रैंडम नंबर की हेल्प से। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब सर्विस टाइम जितना लगता है तो हमें ये भी देखना है ना कि सर्विस शुरू कब हुई और खत्म कब हुई, है ना, उसी से हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट पेशेंट को कितना वेट करना पड़ा, राइट। तो हम सर्विस टाइम नीडेड के बाद लिखेंगे सर्विस बिगिन टाइम एंड एंड टाइम, शुरू कब हुई खत्म कब हुई। ठीक है, और इसी चीज से फिर हमें पता चलेगा पेशेंट का
वेटिंग टाइम, उसे कितना वेट करना पड़ा, और साथ में पता चलेगा हमें डॉक्टर का आइडल टाइम। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें सिमुलेशन शीट में अब बनानी पड़ेंगी। तो पहले से है ना डिफरेंट, पहले वाले में बिल्कुल सिंपल केस था, यहाँ पर है, यहाँ पर भी सिंपल, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें क्या क्या चीजें चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हमें टेबल बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम ये टेबल थोड़ा अच्छे से बनाते हैं और सारी वैल्यूज देखते हैं कहाँ पर कैसे आएंगी। तो देखिए यहाँ पर ऊपर हमने टेबल बना लिया रैंडम नंबर इंटरवल वाला, और नीचे देखिए फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा है पेशेंट, उसका अराइवल टाइम, फिर हमने लिखे हैं रैंडम नंबर्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इन सब की हेल्प से जो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ऊपर वाला टेबल और ये तीनों, इनकी हेल्प से अब हम बाकी की चीजें कैलकुलेट करेंगे। राइट, अब देखिए सबसे पहले अगर हम बोले रैंडम नंबर 40 है, 40 फॉल करता है यहाँ पर 40 टू 54 में, इसका मतलब हम एज्यूम करते हैं कि जो पहला पेशेंट आया है वो क्राउनिंग करवाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं क्राउनिंग का CR अपनी रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो अब उसको कितना टाइम चाहिए, 60 मिनट्स, हम यहाँ लिख देते हैं 60 मिनट्स। तो इसका मतलब उसकी सर्विस, अगर वो 8 बजे आया, 8 बजे सर्विस स्टार्ट हो गई, ठीक है 8 AM, तो खत्म कब होगी, 60 मिनट्स लगने हैं, पूरा 1 घंटा, 9 बजे खत्म होगी। ठीक है, 9 बजे खत्म हुई, तो इसका उसके बाद जो नेक्स्ट पेशेंट है वो 8:30 आया। चलिए पहले हम सर्विस टाइम नीडेड ही सारे लिख लेते हैं। दूसरा हमारा रैंडम नंबर है 82, 82 कहाँ फॉल करेगा, 82 99 में, इसका मतलब वो आया है चेकअप के लिए। ठीक है, तो उसे कितना टाइम चाहिए चेकअप वाले को, 15 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा रैंडम नंबर है 11, 11 फॉल करता है पहले वाले में, मतलब उसे फिलिंग करवानी है, F लिख देते हैं, उसको लगेंगे 45 मिनट्स। ठीक है, फिर उसके बाद है 34, 34 भी पहले में आता है, इसे भी फिलिंग करवानी है, इसे भी लगते हैं 45 मिनट्स। फिर आया 25, ये भी फॉल करता है पहले में, इसे भी फिलिंग करवानी है। ठीक है, इसे भी लगेंगे 45 मिनट्स। उसके बाद है 66, ये आता है हमारा ये तीसरे वाले में 55 टू 69, इसे करवानी है क्लीनिंग, और क्लीनिंग में लगते हैं 15 मिनट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 17, ये फॉल करता है पहले में, इसे भी फिलिंग करवानी है, इसको लगेंगे 45 मिनट्स। और लास्ट में है 79, ये आता है एक्सट्रैक्शन वाले में 70 टू 79, तो इसे करवाना है एक्सट्रैक्शन, और इसको लगते हैं अगेन 45 मिनट्स। ठीक है, अब हम लिखते हैं सर्विस बिगिन और एंड टाइम। अब देखिए 9 बजे पहले वाले की खत्म हुई, अब अगला 8:30 बजे का बैठा हुआ है ना, इसका मतलब पहला जैसे ही फ्री हुआ उसको कुछ भी वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले वाले का तो ऑब्वियसली वेटिंग टाइम इसका 0 ही है। ठीक है, सॉरी अभी हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, पहले वाले का वेटिंग टाइम 0 है क्योंकि वो आया, उसकी सर्विस स्टार्ट हो गई। दूसरा वाला 8:30 बजे आके बैठ गया था, लेकिन उसकी सर्विस कितने बजे स्टार्ट होनी है, 9 बजे। अब यहाँ हम एक चीज और एज्यूम कर रहे हैं कि डॉक्टर जैसे ही पेशेंट अवेलेबल होगा, डॉक्टर ने सर्विस देनी है, वो बैठा नहीं रहेगा। ठीक है, एज सुन एज फर्स्ट पेशेंट की सर्विस खत्म होती है, दूसरे की स्टार्ट होनी है इफ दैट पर्सन इज अवेलेबल। राइट, चलिए 9 बजे इसकी स्टार्ट होनी है, इसको लगने हैं 15 मिनट, मतलब ये 9:15 पे फ्री हो जाएगा। लेकिन ये 8:30 का बैठा हुआ था और 9 बजे इसकी सर्विस स्टार्ट हुई, इसको वेट करना पड़ा कितना, 30 मिनट्स। राइट, उसके बाद साथ ही हम आइडल टाइम भी लिख देते हैं, पहला डॉक्टर पहले में भी बिल्कुल फ्री नहीं हुआ, दूसरे में 9 बजे खत्म हुई थी और अगली 9 बजे ही स्टार्ट होगी, आइडल टाइम अगेन 0, डॉक्टर को कोई फ्री टाइम नहीं मिला। ठीक है, वेटिंग टाइम है पेशेंट का, आइडल टाइम है डॉक्टर का। ओके, फिर उसके बाद 9:15 पे जब खत्म हुई तो ये अगली 9:15 पे ही स्टार्ट होनी है। ठीक है, 9:15, और जो पहला वाला पेशेंट था वो 9 बजे का आके बैठा हुआ था, इसका मतलब उसको 15 मिनट वेट करना पड़ा। राइट, और उसको लगने हैं कितने, 45 मिनट्स, मतलब अगर 9:15 पे स्टार्ट हुआ है तो 45 मिनट्स हो गए, 10 बजे वो फ्री होगा। ठीक है, उसकी सर्विस एंड हुई 10 बजे। तो अगर सर्विस 10 बजे खत्म हुई है और अगला पेशेंट 9:30 का आके बैठा हुआ है, ठीक है, उसकी स्टार्ट होनी है 10 बजे ही, क्योंकि उससे पिछला पेशेंट 10 बजे तक बैठा हुआ था। तो वो 9:30 से आके बैठा हुआ है, इसका मतलब उसे 30 मिनट वेट करना पड़ा, है ना। अब यही, अभी तक तो पेशेंट ही वेट कर रहा है, इसका मतलब डॉक्टर एक बारी भी अभी तक फ्री नहीं हुआ है।
ठीक है, उसका आइडल टाइम हमने लिख दिया 0। चलिए, अब ये पेशेंट है, इसको लगने हैं कितने 45 मिनट्स, तो मतलब 10 बजे सर्विस स्टार्ट हुई है, 10:45 पे खत्म हुई, राइट। 10:45 पे खत्म हुई और अगला पेशेंट जो है वो 10 बजे का आके बैठा हुआ है, राइट। तो इसका मतलब उसको कितना वेट करना पड़ा, 45 मिनट्स। अब उसकी सर्विस स्टार्ट हुई 10:45 पे और उसको लगने हैं कितने, अगेन 45 मिनट्स। तो इसका मतलब 10:45 से 45 मिनट्स होते हैं 11:30 तक, ठीक है। ये फ्री होगा 11:30 पे। अब अगला पेशेंट 10:30 से आके बैठा हुआ है, इसका मतलब उसको कितना वेट करना पड़ा, 1 घंटा पूरा, 60 मिनट्स, राइट। अब सर्विस इसकी स्टार्ट होनी है 11:30 पे और इसको लगने हैं 15 मिनट, मतलब ये 11:45 पे फ्री हो जाएगा, ठीक है। अब अभी तक भी डॉक्टर को फ्री टाइम नहीं मिला है, ठीक है, आइडल टाइम उसका 0 है। चलिए, अब ये 11:45 पे जब डॉक्टर फ्री हुआ है तो साथ में ही अगला 11 बजे से बैठा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब उसको 45 मिनट्स तक वेट करना पड़ा, तो डॉक्टर को साथ ही साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 11:45 पे इस पेशेंट की सर्विस स्टार्ट, ठीक है। अब इसको लगने हैं कितने 45 मिनट्स अगेन, तो 11:45 से 45 मिनट्स होते हैं 12:30 तक। ये फ्री होगा 12:30 पे, ठीक है। ये हो गया अब 12:30 PM। अब 12:30 PM पे जैसे ही खत्म हुआ तो अगला पेशेंट 11:30 से आके बैठा हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब उसको कितना वेट करना पड़ा, अगेन 60 मिनट्स। तो देखिए, एक बारी भी कहीं पे डॉक्टर को टाइम नहीं मिला क्योंकि पेशेंट पहले से ही आके बैठा हुआ था, राइट। तो अब 12:30 पे ये फ्री हुआ, 12:30 पे लास्ट पेशेंट का स्टार्ट हो जाएगा और ये कितने बजे खत्म होगा, अब 45 मिनट्स लगने हैं। तो इसका मतलब 12:30 से 45 मिनट्स हो गए 1:15 PM, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम नेक्स्ट स्टेप में 9th पेशेंट लिख देते तो वो सिमुलेट नहीं हो सकता था, ठीक है, क्योंकि 4 घंटे का ही हमें सिमुलेट करना है, तो ऑब्वियसली ये 1:15 तक जा रहा है काम, ठीक है। तो ये 4 घंटे से ज्यादा ही ऊपर हो जाएगा, तो वो चीज हमें नहीं करनी, इसीलिए हम अपने आप को लिमिट करेंगे कहाँ तक, 11:30 AM तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से ये पूरी सिमुलेटेड वर्कशीट बनेगी। 4 आवर सिमुलेशन हमने कर दी डेंटिस्ट की क्लिनिक की। अब आपको क्वेश्चन में और क्या पूछा गया है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है पेशेंट का और आइडल टाइम निकालना है डॉक्टर का। तो क्योंकि यहाँ पर सारे 0 हैं तो आइडल टाइम ऑफ डॉक्टर इज इक्वल टू 0, नील। नील लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं, ठीक है, 0 मिनट्स। और हमें निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ पेशेंट्स। तो एवरेज कैसे निकला है, सबका टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो अगर आप इन सबको टोटल करोगे तो टोटल करने पर ये आता है, टोटल टाइम आता है 285 मिनट्स, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करेंगे, हम लिख देते हैं यहाँ एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ पेशेंट्स इज इक्वल टू, टोटल टाइम है 285 डिवाइड बाय 8 पेशेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 35.6 मिनट्स, ठीक है। सो दिस इज द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ पेशेंट्स। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिली होगी कि हमें सिमुलेशन वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन में मेन चीज क्या है, सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए, उसकी हेल्प से हम रैंडम नंबर इंटरवल्स बनाते हैं और फिर रैंडम नंबर्स क्वेश्चन में गिवन होते हैं, उसकी हेल्प से हम सिमुलेट करते हैं हमारी प्रॉब्लम को, ठीक है। सो आई होप विद दीज एग्जाम्पल्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमुलेशन would have been clear। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।